जी लिखा हुआ है क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड QPL produce plastic bodies of various appliances. According to the customer specification, it is received an order for supply of 10,000 plastic bodies. ये जी ऑर्डर आपको मिला है 10,000 प्लास्टिक बॉडीज का. QPL carries out the production process in batches of 100 units each. एक बैच में बनाता है 100 यानी यूनिट बना लेता है एक बैच में. ऑर्डर कितना है 10,000. ये समझो अब आपका रिवीजन स्टार्ट होगी. ये आपको ऐसे ही लगेगा ये पुराने क्वेश्चन है, ठीक है. और अगर आप कहोगे तो ये इस संडे को ना मैं वेरिएंस एक दफा दोबारा सम अप कर दूंगा पूरा, ठीक है. और बाकी तो मेरे ख्याल में प्रोसेस को तो जरूरत नहीं है. तो वेरिएंस को एक दफा मुझे थोड़ा सा कुछ बच्चों को वो एक इशू आ रहा है वो खत्म हो जाए. बाकी ये टॉपिक आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं ये टॉपिक आपका तैयार है. बस दो चार चीजें ऐसी हैं जो बताने वाली. हाँ जी. तो आप मुझे बताएं कितने बैच लगेंगे इसके ऊपर. 10,000 प्लास्टिक बॉडीज हैं और हर बैच में आप 100 यूनिट बना लेते हो. कितने नंबर ऑफ बैच लगेंगे 100. अगर हम नंबर ऑफ बैच की बात करें ओके. अब आ जाए जनाब. वो कहता है जनाब डायरेक्ट मटेरियल लगता है 66,000 का इंक्लूड 10% इनपुट लॉसेस. मतलब लॉस को हमने कंसीडर करके 10% लॉस को कंसीडर किया हुआ है और 1100 केजी लगेगा और टोटल पैसे कितने लग जाएंगे 66,000. लेबर लगेंगे 200 घंटे और टोटल पैसे कितने बन गए 44,000. तो पर आवर भी हम फाइंड कर सकते. ओवरहेड 200 घंटे ही है और पैसे कितने लगे 30,000. कहते हैं इट इज एस्टिमेटेड ड्यू टू लर्निंग इफेक्ट कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बैच रिक्वायर्ड 200 आवर्स 160 आवर्स 148 आवर्स और 140 आवर्स. उसने ना हमें लर्निंग इफेक्ट का परसेंटेज नहीं बताई. उसने एक बता दी जी पहले बैच में इतना टाइम लगता है, दूसरे बैच में इतना लगता है, तीसरे बैच में इतना लगता है. तो लर्निंग इफेक्ट हमने खुद फाइंड करना और फिर उसने परसेंटेज दे दी कि 80% पे लर्निंग इफेक्ट ये है, 85% पे ये है, 90% पे ये है. और लर्निंग इफेक्ट रहता कब तक है. लर्निंग इफेक्ट कुड कंटिन्यू टिल कंप्लीशन ऑफ 64 बैच. इट इज एस्टिमेटेड. बस अभी ये मेन इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ना ये एक नई चीज पेपर में आई थी जो पहले कभी नहीं आई थी और इसमें गलती भी होगी सबसे. आपको पता लोगों ने इसका लर्निंग इफेक्ट कितना लिया होगा. चले हम लिख रहे थे ना साइड पे ये लिखा तो हुआ है. साइड पे क्या लिख रहे हैं ये पहले बैच में जी 200 घंटे लग गए, फिर लगे जी 180, फिर लगे जी 148, फिर लगे जी 140. तो बताएं लर्निंग इफेक्ट कितना आ रहा है. लर्निंग इफेक्ट कितना आ रहा है. लर्निंग इफेक्ट नहीं समझाने के लिए जो डिग्रीज का मतलब लेवल है ना हाँ. जो आपने ग्रेजुएटिंग में सिखाया था उसके मुताबिक कितना पहले 40 से 40 प्लाट जमा करें 48 और फिर उसमें 4 जमा करते हैं सर. हाँ 12 हो गया फिर 5 से मल्टीप्लाई. चले आप देखें बहुत सारे लोगों ने क्योंकि पहली दफा सवाल आया था और टेबुलर मेथड को पढ़ाता भी नहीं था तो हर बंदे ने ना 80% ले लिया. लग भी रहा है 200 का अगर 80% हो ना तो वो बन जाता है 160. लेकिन 160 का 80% हो ना तो वो 148 नहीं बन रहा और फिर 148 का 80% हो तो 140 नहीं बन रहा. तो क्योंकि इसने दिया हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का तो इसका होता क्या है 1 2 4 1 2 3 4 तो इसमें होता ही नहीं है. जिसको इस कॉन्सेप्ट का पता था ना वो क्वेश्चन फिर भी कुछ ना कुछ कर गए. अब देखें फर्स्ट बैच पे टाइम लगा 200 घंटे. ओके. जब उसने सेकंड 2 बैच बनाए बात किसकी हो रही है 2 बैच तो उसको टाइम लगा होगा 200 प्लस 160. ऐसे हुआ होगा या नहीं. देखिए जब उसने पहला बैच बनाया तो 200 घंटे लगे. मैंने कहा कि उसने 200 बैच 2 बैच बनाए
तो 2 बैच बनाने पे लर्निंग इफेक्ट तो हो गया जी, अगले बैच पे 160 घंटे लगे तो पहले बैच पे 200 लगे, अगले बैच पे 160 लगे, तो टोटल कितने हो गए 360। अब मुझे बताए 4 बैच में ऊपर कितना टाइम लगा होगा। अब ये देखिए पहले बैच का टाइम भी उसने बताया हुआ है, दूसरे बैच का भी, तीसरे का भी और चौथे का भी, तो कितना बल लगा, ये 360 होगा प्लस उसमें कहते हैं जनाब 148 भी और 140 भी 640। अगर वो सपोज दैट अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता है तो वो इस तरह की बात दोबारा भी रिपीट कर सकता है। अब आप निकालेंगे जी एवरेज पर यूनिट, एवरेज टाइम पर बैच 200 एक बैच का टाइम है, 360 दो बैच का टाइम है, तो एवरेज पर बैच कितना हो गया, एवरेज पर बैच 2 पे डिवाइड कर दो 180, 648 को 4 पे डिवाइड कर दो 160। अब इसकी परसेंटेज लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जनाब अब कितनी परसेंटेज बन रही है। अब बन गई ना 90%। अब अप्लाई करते जाएंगे 90% बनती जाएगी। और अगर आप इसकी परसेंटेज फाइंड करना चाहते हो तो 180 ओवर डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 162 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब परसेंटेज का वही तरीका होता है ना। तो असल में जब तक आपको इस तरह इस फॉर्मेट में नहीं होगा 1 2 4 8 इस फॉर्मेट में नहीं होगा तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका जो लर्निंग इफेक्ट था वो 90% था, ना कि 80% था। क्लियर होगी बात। दोबारा देखिए उसने 4 बैच की अलग अलग वैल्यू दे दी। हम 4 बैच की अलग अलग नहीं ले सकते, हमारे पास एक टेबुलर का फॉर्मेट होता है 1 2 4 8। हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा। हमने पहले बैच में 200 घंटे लगे होंगे। जब उसने 2 बैच बनाए होंगे तो ऑब्वियसली पहले पे 200 है, अगले पे 160 उसने खुद बताया हुआ है। इसका मतलब है दोनों का टोटल टाइम कितना लगा होगा 360। फिर उसने तीसरे बैच का भी टाइम बता दिया, चौथे बैच का भी टाइम बता दिया, तो टोटल 4 बैच का टाइम हमने फाइंड कर लिया। और उसके बाद हमने फाइंड कर लिया एवरेज इफेक्ट, और एवरेज इफेक्ट ही हमारा लर्निंग इफेक्ट होता है। चले जी, अब अगला सवाल हम देखते हैं कि इसको कर, बाकी सवाल कंप्लीट हो गया समझो, और ये भी सिर्फ इस सवाल में था। आगे देखते हैं। कहते हैं इट इज एस्टिमेटेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 16 बैच, कहते जब पहले 16 बैच पूरे हो गए, मटेरियल इनपुट लॉसेस वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10% टू 6%। मटेरियल वेस्टेज का तरीका आता है ना, क्या करेंगे, अब मटेरियल वेस्टेज कम हुई है तो आपके पास जो कॉस्ट लग रही थी वो ज्यादा लगेगी या कम, कम लगेगी। इसका मतलब है हम 90 ओवर 94 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 ओवर 94 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या एक क्योंकि उसके अंदर इंक्लूड है। एक और तरीका भी आप कर सकते थे 106 और 110, 106 और 100, थोड़ा सा फर्क आ रहा आंसर में लेकर काबिल कबूल होगा। आगे चलते हैं। QPL work a single shift 8 hours per day for the above order can spare 8,000 direct labor hours. Overtime can be worked at the rate of rupees 1.5 times at the normal rate. कहते हैं 8,000 हमारे पास अवेलेबल है आज, अगर 8,000 से ज्यादा घंटे लगे तो हमें ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा, और ओवर टाइम का रेट क्या है 1.5। कहता है ओवरहेड का, ओवर टाइम का जो ओवरहेड का रेट है ना वो 1.25 टाइम होगा, ओवरहेड भी तो है ना। कहता है कैलकुलेट द प्राइस ऑफ QPL शुड बी कोटेड इन ऑर्डर टू अर्न मार्जिन 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। कहता हमने एक बिड प्राइस फाइंड करनी, ये टारगेट कॉस्टिंग का सवाल एक तरह का, कि आपने एक बिड प्राइस देनी है कि उसके अंदर बताना है जी आप कितनी बिड करोगे मिनिमम। अब हम क्या करेंगे, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, और उसके ऊपर CPS लगाएंगे तो हमारे पास बिड प्राइस आ जाएगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले QPL की कोटेड प्राइस फाइंड कर लेते हैं। QPL बिड या कोटेड प्राइस, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी मटेरियल।
इस क्वेश्चन को आपने अपने बाउंड्री से बाहर जाने नहीं देना, सवाल को तसल्ली से पढ़ना, क्वेश्चन होता जाता है। फर्स्ट बैच पे आपकी कॉस्ट कितनी लगी? 66,000, और ये कब तक लगेगी? 16 बैच तक, और ऊपर वाले 66,000 के अंदर 10% लॉस का इफेक्ट लिया हुआ है, हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी? मटीरियल 16 मल्टीप्लाइड बाय 66, 1056 ट्रिपल। टोटल कितने बैच हम बना रहे हैं? 100। 16 पे तो ये कॉस्ट लग गई, बाकी 84 के ऊपर मटेरियल वेस्टेज कम हो जाएगी। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 90 ओवर 90, 90 और 94 करना तो जो मटेरियल आ रहा है वो 63191 आ रहा है, और अगर सर 106 और 110 करें ना सर, फिर हमारे पास जो मटेरियल आ रहा है वो 6600 आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस है वो उसकी खैर है, उसमें परेशानी नहीं लेनी, लेकिन मेन ये लेना है क्योंकि इंक्लूड है ना। इंक्लूड का मतलब होता है हम नेट करके ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, तो इसलिए हम उस पर नेट करके लिखते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपने देखा होगा कि वो ऐसा भी करेगा, इसलिए मैं पहले से आपको बता दूंगे, क्योंकि ये होता है कि जिसने सजेस्टेड आंसर दिया है ना उसके हिसाब से मेन ये है। कितना आ गया? 5308 ये हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर वर्किंग करते जाएं, आगे टोटल कॉस्ट लिखते जाएं। उसके बाद आ जाता है लेबर। लेबर में तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 घंटे का रेट कितना है? यहां पर ये पर आवर रेट फाइंड कर लेना, यहां से 200 घंटे लगते हैं एक बैच के ऊपर, और 44,000 उसका रेट है। 44,000 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 1 घंटे का रेट 2, और नीचे वाले कर भी रेट फाइंड कर ही ले। 200 घंटे 30,000, 150। अब हम नंबर ऑफ आवर्स पहले फाइंड करते हैं। करें जनाब नंबर ऑफ आवर्स लर्निंग इफेक्ट के साथ। वर्किंग नंबर 1, नंबर ऑफ आवर्स फर्स्ट 64 बैच, फर्स्ट 64 बैच। तो बताया जी पहले बैच पे कितने घंटे लगते? 200 गिवन है, मिल गया। पहले बैच पे लग गया जी 200, और ये लर्निंग इफेक्ट कब तक रहेगा? 64 की पावर 90% वाला इफेक्ट लेना है, उसने बताया हुआ -0.152, और आपने अभी फाइंड भी किया था 90% वाला, यही निकलेगा। अगर ये परसेंटेज ना बताई होती तो क्या फार्मूला है? लॉग परसेंटेज डिवाइडेड बाय log 2। कितना आ गया जी? -0.152 मल्टीप्लाइड बाय 64। सर ये ऊपर वाली वर्किंग किया है इसकी एक वो दोबारा देखो, कौन सी? जो हमने सर आज फाइंड आज तुम फाइंड करने लगे? नहीं, जो हमने अपने हमारे ऑलरेडी किया लर्निंग इफेक्ट, यस लर्निंग इफेक्ट का तो अच्छा बस अच्छा यहां से हमें पता चला कि 90% है, क्योंकि 180 ओवर 200 करो या 162 ओवर 180 करो। मतलब हमने ये देखते हैं ना कि ये लर्निंग इफेक्ट 90% ही चलते रहना चाहिए। तीसरे बैच की हम चलो बात करें, तीसरे बैच का अलाउ ही नहीं है। ये बैच का टेबुलर फॉर्म का तरीका यही है कि आपने किस तरह से लेने हैं, 1 2 4 8 फिर 60 फिर 32, इस तरह से 1 2 3 फॉर्मेट में ले ही नहीं सकते। इसलिए तो बच्चों को क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि जो गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर वो था 200 160 फिर इस तरह से 148, बच्चों ने इसके साथ ले लिया जी 80% का आ रहा है, उन्होंने 80% लिख दिया। जी जनाब, अब आए जी, कितना आ गया?
680, फिर क्या करेंगे 65 बैच का या 63 का, 63 का, तो ये आ जाएगा जी 200 मल्टीप्लाइड बाय 63 की पावर माइनस 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 63, कितना 6712, कितना आ गया डिफरेंस, पूरा पूरा 91। अब हम टोटल नंबर ऑफ आवर्स फाइंड कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ आवर्स। हाँ जी 64 बैच के ऊपर कितना टाइम लगा, 6803, और बाकी कितने बैच के बैच 36 बैच पे कितना लगेगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 91, 3276, 10079, 1 घंटा आपका कम हो गया। 10,060 राउंड ऑफ से क्या मुराद है, क्या किया राउंड ऑफ, कोई नहीं, उसकी खैर ठीक होगी बात। अब 8000 घंटे तो उसके पास हैं, 8000 घंटे उसके पास हैं, टोटल टाइम कितना लग रहा है 10,070, तो ओवर टाइम कितना लग रहा है 20, ये बात समझ लगी सबको, 8000 घंटे यहां पर थे, 8000 घंटे उसके पास हैं, एडिशनल जो टाइम लगा है वो ओवर टाइम है, क्योंकि उसने कहा है कि भाई एडिशनल टाइम उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो लेबर भी हमारा हो गया, नॉर्मल रेट है जी 8000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 220 से, 220 से निकाला था ना, और जो बाकी था 2079 उसको कितना पे करेंगे 220 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। अच्छा एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट समझ लें, जो लेबर का रेट है ना और ओवरहेड का जो रेट है वो डिफरेंट होते हैं, जो उनके नंबर ऑफ आवर्स है ना वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ आवर्स में फर्क नहीं आता अनटिल एंड अनलेस के वो मशीन आवर्स पे डिपेंड ना कर ले। तो बताया जी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1760000, और इसकी वैल्यू 686070, ये लेबर भी हमारा हो गया। अब आ जाते हैं ओवरहेड्स। अच्छा ये डिसीजन मेकिंग की तरह इसके अंदर जो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड है ना वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमने नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना होता है ना, उसमें सिर्फ क्या लेते होते हैं उस प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस, हाँ जी वेरिएबल ओवरहेड ही लेते होते हैं ओवरहेड्स। 8000 घंटे का क्या रेट निकाला था 150, और जो ओवर टाइम का रेट उसने क्या कहा था, क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही कहा, ये देख ओवरहेड, तो क्वेश्चन आपका हो गया 1.2 मिलियन, पहला 1.2 मिलियन 3898 13, ये हमारे पास ओवरहेड भी आ गया। अब इन सबको प्लस कर ले तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और उसके ऊपर सीपीएस ले लेंगे तो कोटेड प्राइस आ जाएगी। हाँ जी टोटल कॉस्ट जी करें जरा सबको प्लस 1039 99 67 103 तो 6968 कर, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब उसने कहा है कि आपके पास बिड प्राइस कितनी है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, इसका मतलब है सेल 100 है, मार्जिन इसके अंदर 25% है, और सेल प्राइस तो आई कैप जो उसका तरीका होता है ना हम भी वही कर लेते हैं, आई कैप ना मार्जिन फाइंड करके इसमें ऐड कर देता है, तो 103,997 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 25, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस भी आ जाएगी
34,666 56 कोटेड प्राइस या बिड प्राइस 138,666 कितना 138 138,666 24 या यहाँ इसके हिसाब से तो 23 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। हाँ जी, कोई नई चीज लगी हो? हाँ, नई चीज भी आएगी, वो वही चीजें हैं, कैलकुलेशन। कभी वो कहेगा कि जनाब उसकी एफिशिएंसी के हम टाइम सेव के ऊपर इतने पैसे पे करेंगे, उस तरह की भी चीजें आएंगी। कैलकुलेशन बस यही है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 बुक के हिसाब से ये भी पास पेपर के सवाल है, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ पास बुक के सवाल सारे कंप्लीट कर लें। इसके 6 क्वेश्चन है बुक में और पास पेपर में 26 है, और लेकिन कॉन्सेप्ट सारे यही है जी। करें स्टार्ट। फिर क्वेश्चन में सवाल देखें जरा। कंप्यूट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अच्छा, ये सीपीएस के हिसाब से मार्जिन है या मार्कअप है? Compute the correct contract price that would enable SPL to earn an incremental profit 30% of the contract price. मार्जिन है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बिड प्राइस को कहते हैं, सेल प्राइस को कहते हैं, उसकी वेरिएबल कॉस्ट को नहीं कहते। कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने पर जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसकी प्राइस को बोलते हैं। ये भी बिड प्राइस होती है, कोटेड प्राइस। अब आए जी, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा। SPL is considering a signed contract of manufacturing 10,000 auto parts of a large automobile assemblers. The part would be produced in batches of 500 units. तो पहले तो यहां से बैच फाइंड कर लेते हैं, कितने बन गए बैच? 10,000 बनाने हैं टोटल और 500 एक बैच में बनने। कितना? 20। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के अंदर अच्छा पूरे 100, हाँ यहाँ भी 100 बैच है, ये भी 100 बैच का टोटल टाइम है। मैंने कहा शायद पर बैच के साथ ना कैलकुलेशन करती हूँ। और आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो किसकी गिवन है? फर्स्ट बैच की। कहता है जी डायरेक्ट मटेरियल जो लगेगा ना वो 1,35,000 लगेगा। लेबर जो 1500 घंटे और 2,25,000। तो यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे? एक घंटे का रेट 150 और वेरिएबल ओवरहेड वो कहता है जी ₹120 पर डायरेक्ट लेबर आवर, टोटल 180,000 ऐसे। इसमें खुद ही उसने बता दिया हुआ है। और नंबर ऑफ आवर्स हमें पता है 1500 ही होंगे। सेटअप कॉस्ट पर बैच 40,000 और फिक्स्ड कॉस्ट कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज्ड फॉर द प्रोजेक्ट 45,000 और एलोकेटेड एग्जिस्टिंग ओवरहेड ये तो हम लेंगे नहीं। एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड हम नहीं लेंगे क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर आते नहीं है। ये लेंगे क्योंकि जब प्रोजेक्ट के लिए मशीन खरीदते हैं ना तो उसकी डेप्रिसिएशन जो होती है वो रेलिवेंट होती है। उसके बाद कहता है कॉस्ट पर बैच, ये उसने बता दी, ये ऊपर सबको प्लस करके बताया हुआ, ये ना कि ये दोबारा आप ऐड करते, ये सबको प्लस करके उसने बताया हुआ। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता है द सेटअप कॉस्ट पर बैच वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5% फॉर द ईच सब्सिक्वेंट बैच, हाउएवर देयर वुड बी नो फर्दर रिडक्शन इन सेटअप कॉस्ट फ्रॉम द 5th बैच एंड ऑनवर्ड। कहता है 5वें बैच में चेंज नहीं आएगी और उसके बाद भी चेंज नहीं। मतलब 4 बैच तक हर साल हर बैच के पीछे कितनी सेटअप कॉस्ट कम होती जाएगी? 5%। लर्निंग कर्व इफेक्ट इज 90% और उसमें दिया हुआ है -0.152। क्वेश्चन तो हो गया। ओके की बात। अब इसमें तो वेस्टिंग वगैरह का चक्कर भी नहीं। अगर हम इसको हल करते हैं तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है।
मटेरियल कितना आ गया हमारे पास? 1,35,000 एक बैच गए, और हमने कितने बैच बनाने हैं? 20। लेबर में तो वो पहले फाइंड करेंगे टोटल आवर्स, और इसमें ओवर टाइम का चक्कर भी नहीं है। तो आज हैं जी, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं आवर्स फर्स्ट। कहां तक लर्निंग इफेक्ट था? फर्स्ट 8 बैच, 8 बैच तक लर्निंग इफेक्ट है। टोटल बैच हमने कितने बनाने हैं? 20। तो फर्स्ट 8 बैच, हाँ जी, पहले 8 बैच में क्या फार्मूला होगा? पहले बैच के कितने घंटे हैं? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर माइनस 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8748। और फिर 7 बैच का लेंगे, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर माइनस 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 7, कितना? 781111.5। डिफरेंस लेना है इसका, 936.5। चले जी, हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ 8 बैच 8748, और नंबर ऑफ आवर्स 12 बैच मल्टीप्लाइड बाय 936.11231998। इसमें उसने ओवर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। क्वेश्चन हो गया 19986, हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ गया। 19986 मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट था? 150। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, या ये 20 बैचेस का टाइम था? ये जो 19986 है, ये 20 बैच का टाइम है, तो वे दोबारा 20 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बैच का तो 1500 था। और ओवरहेड्स आपके पास कितने आ गया जी? 19986 मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट 120 था। फिर उसके बाद सेटअप कॉस्ट, ये है वर्किंग नंबर 1 हमारी, और ये कर ले वर्किंग नंबर 2, क्योंकि उसमें भी तो एक इशू है। कहते जनाब पहले बैच में ना 40,000 लगता है, प्लस 0.95, 5% कम हो गया, 0.95 कितना आ गया? 40,000 का 0.95 ले लें, 38,000। फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.95, ये दूसरी 36,100 प्लस 0.95 34,295। बस पांचवें और उससे आगे कोई कॉस्ट कम नहीं होती। इसके बाद ये 4 बैच की टोटल कॉस्ट आ गई, और उसके बाद 34,295 मल्टीप्लाइड बाय 60। बात कर रही 4 बैच तक 0.95 करते गए, और उसके बाद कॉस्ट रुक गई। फिर हर बैच पे वही कॉस्ट आएगी 5 और उससे आगे। तो टोटल कॉस्ट हम बता दें, पहले 4 बैच का टोटल कर लें, प्लस इस का करके टोटल मुझे बता दें डायरेक्ट। 697,115 डेप्रिसिएशन 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्योंकि वो फर्स्ट बैच की है ना डेप्रिसिएशन, तो 20 बैच के हमें चाहिए 9 लाख। लाज ऊपर वाली कॉस्ट अगर लिखी हुई है तो मुझे बता दें। 2700,000 299 7900
2398320। चले जी, हमारे पास ये आ गई रेलिवेंट कॉस्ट, टोटल करेंगे और उसके ऊपर सीपीएस लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बिड प्राइस, ये क्या होती है? सेलिंग प्राइस। तो कर लोगे आगे? आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार होगा। टॉय लिमिटेड वाला बहुत मजेदार तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मजेदार है। उस कॉन्सेप्ट को भी मैं सवाल के साथ बताऊंगा पहले, हल करने से पहले, और फिर हम इसको हल भी कर लें। कल से ना मेरे ख्याल में हम क्योंकि हमारे पास 2 दिन या 3 दिन मजीद है, तो मैं आपको ना इसके क्वेश्चन के साथ साथ ना वेरियस के क्वेश्चन भी करवाता रहता हूँ, ताकि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चों को तो समझ लग गई, उसके अंदर वो जो ट्रिक है ना वो पकड़ लिया उसने, और है वो ट्रिक की बात, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो भी क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिफाइड कर, और वो बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसके मजीद कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो मजीद कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, क्योंकि पता नहीं आप लोग रिकॉर्डिंग सुनो ना सुनो, ये भी एक बड़ा इफेक्ट होता है। क्योंकि मैं देख तो रहा होता हूँ, मॉनिटर तो कर रहा होता हूँ कि कौन बंदा रिकॉर्डिंग सुन रहा है या कौन नहीं सुन रहा। चलिए जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये प्योर, पिछला क्वेश्चन क्या था? वो डिसीजन मेकिंग के दोनों सवाल थे, ये प्योर इसका है लेबर का। कहता है डिटरमिन द वेज प्लान रिकमेंडेड बाय द इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी आर नॉट। कहता है वेज प्लान हम ऑफर कर रहे हैं, हम वेज प्लान सोच रहे हैं, कहता है बताओ वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अब वो डिफरेंट वेज प्लान देगा, कभी कहेगा जी मैं ना फिक्स रेट दे दूं, कभी कहता है मैं पीस वाइज दे दूं, मतलब जितने यूनिट बनाओ, तो फिर उसमें जिस पर उसको कॉस्ट कम पड़ेगी वो बेस्ट वेज प्लान होगा। अब सवाल आ गया कि जनाब टॉय लिमिटेड एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री, द मैनेजमेंट हैज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ये 1 यूनिट की कॉस्ट है। कहते हैं जी मटेरियल उसका लगता है 5 केजी लगता है, 40 पर केजी के हिसाब से 200 रुपए का। लेबर लगती है जी 10 घंटे और वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं, तो और उसकी टोटल कॉस्ट लगती है 600 रुपए पहले। कहते हैं एनुअल प्रोडक्शन उसकी कितनी है? 1 लाख यूनिट के ऊपर 600 पर यूनिट के हिसाब से उसे कॉस्ट लग रही है। The management has been deeply concerned with the performance of its labor. It has been witnessed various inefficiencies. कहता है जो हमें 600 रुपया लग रही है ना कॉस्ट, क्योंकि क्या कौन कौन सी कॉस्ट इफेक्ट हो रही होगी? एक लेबर की और एक ओवरहेड की। कहता है हमें नजर आई है कुछ इनएफिशिएंसीज। The Industrial Relations Department has recently carried out study under the guidance of consultant. It has put forward a plan whereby the company wages policy is to be revised. तो जी पहली पॉलिसी जो भी थी अब रिवाइज हो रही है, और हमने ये देखना है रिवाइज करनी है या नहीं करनी। कहते हैं जनाब वेजेस 12% बढ़ा दो। क्या करेंगे? सिंपल जो पहले होगा मल्टीप्लाइड बाय 1.12। कहते हैं वर्कर्स हु परफॉर्म देयर टास्क इन लेस देन टाइम ऑफ 10 आवर्स। अब देखिए पहले कितना टाइम लग रहा था उसे? 10 घंटे। कहता है वो बंदा जिसका टाइम 10 घंटे से कम लगेगा हम उसको 18 रुपए पर आवर के हिसाब से देंगे। टाइम सेव्ड का, कल हमने टाइम सेव का भी कैलकुलेशन देखी थी। टाइम सेव का मतलब सिंपल इतना होता है जितना एडिशनल टाइम आपने लगाया है ना, मतलब एडिशनल यूनिट्स बनाए। टाइम सेव कैसे फाइंड करते हैं? एक्स्ट्रा यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक टाइम सेव, 1 यूनिट के ऊपर कितने घंटे लगते हैं। कहता है टाइम सेव करने के ऊपर हम 18 रुपए उन्हें देंगे। फिर वो कहता है द कंसल्टेंट ऑफ व्यू दैट द फॉलोइंग एफिशिएंसीज कैन बी ब्रॉट अबाउट द इंट्रोडक्शन। कहता है रॉ मटेरियल पर यूनिट इंक्लूड्स वेस्टेज 7% रिड्यूस टू 3%। कहता है इसकी वजह से ना पहले जो आपकी वेस्टेज 7% हो रही थी अब 3% होगी। क्या करेंगे? 97 ओवर 93 या 93 ओवर 97? 93, क्योंकि अभी की कॉस्ट कम लगनी है ना, उसका जो केजी है वो बढ़ेंगे। केजी बढ़ेंगे मतलब केजी का जो पहले बढ़ा हुआ केजी अब क्या हो जाएगा? पहले हमारे 7% जाया होते थे, अब कितने फीसद जाया होंगे? 3%।
70% of the worker would more efficiently and improve their efficiencies 20%। कहता है जो 70% लोग हैं ना, मतलब सब लोगों ने एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं की, 70% लोगों ने 20% एफिशिएंसी इंप्रूव की। इसका मतलब यह है कि पहले वो 10 घंटे में काम कर रहे थे, अब 20% एफिशिएंसी इंप्रूव करने से उनका टाइम कितना लगा होगा, 80%। 20% उन्होंने सेव किया टाइम। फिर वो कहते हैं ओवरहेड विल बी रिड्यूस टू 55%। पहले ओवरहेड जितने भी लग रहे थे अब कितने लगेंगे, 55%। ये एक नई चीज है जो किसी और क्वेश्चन में नहीं है, इसको हमने देखना है। कहते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन विल इंप्रूव एंड रेट ऑफ रिजेक्शन विल बी रिड्यूस फ्रॉम 4% टू, कहता है पहले जितने भी हमारे यूनिट रिजेक्ट होके आते थे ना, अब पहले 4% रिजेक्ट होते थे, अब 3% रिजेक्ट हो रहे हैं और हम उनको बेच देते हैं 150 रुपए का। 1 लाख यूनिट हमने बनाना है, क्या हम 1 लाख यूनिट पूरा पूरा बनाएंगे या पहले 4% ज्यादा बनाते थे, 4% ज्यादा बनाते थे, 4% रिजेक्ट हो जाते थे और बाकी 1 लाख चला जाता। लेकिन अब हम 3% रिजेक्ट करेंगे। ओके होगी बात। सबसे पहले तो हम मटेरियल की बात करें, सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, नई कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लेते हैं। आई कैप ने जैसे किया ना, हम वैसे नहीं करने लगे, वो थोड़ा लेंथी तरीका है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। हम क्या करते हैं कि हम फाइंड कर लेते हैं कि नई कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट तो 600 है, नई कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, उसको कंपेयर कर लेंगे। अगर हमें आने वाली कॉस्ट कम पड़ रही है तो हम प्रोजेक्शन प्लान में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो चले जी, सबसे पहले हमारे पास आ गई न्यू कॉस्ट पर यूनिट मटीरियल। पहले लगता था जी 200 रुपए, क्वेश्चन सामने है, ये मैं दिखाता हूं साथ साथ। पहले लगता था जी 200 रुपए, अब कितना लगेगा जी, वेस्टेज कम हो जाएगी ना, तो मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 97, 191.75 लेबर। कहते जनाब एक तो 12% आपने बढ़ा दी, 12% बढ़ा दी। पहले कितना लग रहा था, देखें जी 250 रुपए, हम कितने पैसे दे रहे थे, 250 रुपए। अब हम उनको एक तो देंगे 1.12, वेजेस बढ़ाई। देखते हैं इनमें से कुछ लोगों ने टाइम भी सेव किया, कुछ लोगों ने टाइम भी सेव किया। वो कि जितने 30% लोग तो ये पूरा लेंगे, यानी 30% लोगों ने तो टाइम बढ़ाया नहीं ना, लेकिन वेज रेट तो वो भी ज्यादा लेंगे ना। तो हमारे पास एक तो आ गया लेबर 250 मल्टीप्लाई बाय 1.12 मल्टीप्लाई बाय 30%, पूरा पूरा। फिर 250 मल्टीप्लाई बाय 1.12 मल्टीप्लाई बाय 70% मल्टीप्लाई बाय 80%। ये क्या है बोला, जिन्होंने 20% एफिशिएंसी बढ़ाई थी वो 70% लोग थे, तो इसका मतलब उन्होंने टाइम कितना लगाया होगा, 80%। कितनी अमाउंट आ गई, 156.8। इनको हमने टाइम सेव के पैसे भी तो देने हैं। 10 घंटे लग रहे थे नॉर्मल, कितनी एफिशिएंसी से काम किया इन्होंने, 20%। क्या सबने किया या सिर्फ 70% लोगों ने किया, एक घंटे का कितना पैसे दे रहे हो, 18 रुपए, 25 पॉइंट। लो मेरे भाई, ये आ गया आपके पास लेबर पर यूनिट कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट। दोबारा चाहे इसको एक दफा इसका आंसर मुझे बता दें, 266 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 160 क्या पूरा 266। दोबारा बताऊं,
देखें, आपके पास पहले कितने पैसे लग रहे थे? 250। आपने 1.12 बढ़ाए, जिसकी वजह से 70% लोगों ने टाइम इंप्रूव किया। कितना टाइम इंप्रूव किया? 20%। इसका मतलब है 70% लोगों का अब टाइम कितना लग रहा होगा? 80%। 20% एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, तो इसका मतलब है टाइम टेकन क्या होगा? 80%। तो हमने 250 रुपए को 1.12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि प्लान के हिसाब से वेज रेट 1.12 बढ़ाना है। डन। इसका एक और भी तरीका, पहले नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करें, फिर इधर लेकर आए, बात वही आ जाएगी। अब 30% लोगों ने कुछ नहीं, यानी उसको वेज रेट तो बढ़ा लेकिन उनकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ी। 70% लोगों की एफिशिएंसी बढ़ गई। तो फिर 70% को जो पेमेंट जा रही होगी, ये भी जा रही होगी और ये भी जा रही होगी, क्योंकि फिर जितना टाइम उन्होंने सेव किया, हमने उनको एक्स्ट्रा भी तो पे करना है। अब एक्स्ट्रा कितना पे करना है? वो कहता है टाइम सेविंग का 18 रुपीज। 10 घंटे नॉर्मल लगते थे, कितना टाइम सेव किया? 20%। क्या सबने सेव किया था? नहीं, 70% लोग। तो ये जो 18 हमारा टाइम सेव की उन्हें पे कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने मिसाल के तौर पे 2 घंटे सेव किए, तो हम 2 मल्टीप्लाई 18 करके नहीं दे सकते? तो यही किया, यही तो किया है। सर वो 70 लोग 70% तो नहीं है ना, वो तो हमें देखो ना, एफिशिएंसी 70% लोगों की इंप्रूव हुई है। ये तो हमें पहले से पता है कि 70% लोगों ने एफिशिएंसी इंप्रूव किया। हाँ। आप उन्हीं को एक्स्ट्रा पे कर दें, हाँ, तो उन्हीं को पे किया। लेकिन उसके साथ हमें 70% तो नहीं ना देना। तो फिर तो अगर 70% नहीं लेंगे, तो फिर तो 100% लोगों को पैसे पे हो जाएंगे, उन 30% को भी एक्स्ट्रा ओवर टाइम पे हो जाएगा। अगर हम 70% नहीं लेंगे, इंप्रूव कितने लोगों ने टाइम किया? 70% लोगों ने, तो एफिशिएंसी तो 70% की। ओवरऑल अगर हम परसेंटेज निकालते हैं ना, 20% इंप्रूवमेंट हुई, 20% इंप्रूवमेंट हुई। अगर मैं 20% अप्लाई कर देता हूं, इसका मतलब ये हुआ ना कि सबकी इंप्रूवमेंट हुई है। ओरिजिनल परसेंटेज अगर मैं निकालूं ना, तो इसका 70% लूंगा, तो ये तकरीबन बन जाएगा 14%। ओवरऑल क्या बन जाएगा? 14%। वो किस लिए? क्योंकि अगर मैंने सिर्फ 20% लिया ना, तो इसका मतलब है 20% सबने एफिशिएंसी इंप्रूव की है। तो 70% लोगों का मतलब क्या हुआ कि उसको नेट इफेक्ट क्या बन गया? ओवरऑल अगर मैं लूं तो 14%, उसमें से वो लोग निकाल दिए जो 30% निकाल दिए, कि 30% लोगों ने एफिशिएंसी इंप्रूव की नहीं। चले जी, अब आ जाए ओवरहेड के ऊपर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओवरहेड का बारे में अगर देखें, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? 60% ऑफ लेबर। ओवरहेड क्या है? 60% ऑफ लेबर। अब लेबर तो चेंज होगी, लेबर कितनी चली गई? पहले आ रही थी 250, अब होगी 266। और आपने कल सवाल हमने पढ़ा था, लेबर ओवरऑल बढ़ जाती है, लेबर की कॉस्ट ओवरऑल पहले से ज्यादा हो जाती है, लेकिन पर यूनिट कम हो जाती है। ये ओवरहेड की वजह से कम हो जाती है। कल भी एक सवाल किया था, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, अब आपके पास लेबर कितनी आ रही है? 266। तो ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 266 मल्टीप्लाइड बाय 60% मल्टीप्लाइड बाय 55%। ये किसी को समझ लगी? उसने खुद बताया हुआ है, ओवरहेड रिड्यूस टू 55%। अगर यही वो जालिम लिख देता ना, रिड्यूस बाय 55%, तो हमने 45% से मल्टीप्लाई कर दिया। रिड्यूस टू 55% का मतलब है यहां तक कम हो गए, और रिड्यूस बाय का मतलब होता है इतने कम हो गए। चले जी, कितनी अमाउंट आ गई? 87.78। और कोई कॉस्ट बताया अगर है तो? रिजेक्शन वाली, ये इंटरेस्टिंग है, और ये आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। ये कई मेथड्स होते हैं इसके करने के, हम पर यूनिट के साथ कर रहे हैं जी। आए जरा, पहले आप लोग जब 1 लाख यूनिट बनाते थे, तो आपके कितने परसेंट जाया होते थे? इसका मतलब है आप जो बनाते थे ना, ये था 96, और आप बनाते 100 ही थे, बनाते पूरे थे, लेकिन नेट तो उसका 96 आ जाता था 4% जाया होने के बाद। तो कितना यूनिट? या इसको ऐसा करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट रिजेक्शन ही फाइंड कर लेते हैं।
डायरेक्ट रिजेक्शन ही फाइंड कर लेते हैं। कितना 4167 पहले इतने यूनिट जाया होते थे, अब कितने जाया होते होंगे? डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाइड बाय 3 3092 3092 तो हमारी रिजेक्शन सेव हुई कुछ, मतलब इसकी वजह से हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। कितने यूनिट बनते हैं? कितने यूनिट हमने सेव कर लिए? या एक और तरीका भी है, पहले हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती थी, इसमें निकालें जरा पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई है, पर यूनिट कॉस्ट रिजेक्शन से पहले 191.75 प्लस 266 प्लस 87.78 545। कोई कॉस्ट हमने मिस तो नहीं कर दी, क्योंकि 545 तो नहीं आ रही चाहिए। मटेरियल भी हो गया, ओवरहेड भी हो गया, एक यहां से देखते हैं, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और वेरिएबल ओवरहेड भी हो गया। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। 545.53 वेरिएबल होगा जी। देखो उसने कहा था कि ये 266 का 60% लिया और उसका 55%, देखो यही आ रहा है। हम 266 का डायरेक्ट पहले तो 60% हाँ देखो ना, 266 तो लेबर है ना, 266 लेबर है, वो कहता है कि वो रिड्यूस हो गया 45। अब हमने क्या किया, 266 हमारे पास लेबर है और उसने कहा जी लेबर का कितने फीसद है? 60% है, डायरेक्ट लेबर का 60% है वो। ठीक है, अब पहले 60% है तो आपके पास 266 का अगर डायरेक्ट 55% है वो कितना बनता है? 146.3 यही है 43 डायरेक्ट लेना है, क्योंकि ये उसका 60% तो पुराना है। अब वो कहता है कि जी वो 55% हो गया, ओवरहेड विल बी रिड्यूस टू 55% ऑफ द डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर का 55% है, ओवरहेड का 55% नहीं है, डायरेक्ट लेबर का 55% है। ओवरहेड आर रिड्यूस टू, हम कर रहे थे ओवरहेड का 55% ले रहे थे, तो किसका आ रहा है? लेबर का। तो ये हमारा 60% नहीं आना, 55% आना। ये कितनी अमाउंट आ गई? 146.3। तो कॉस्ट टोटल कितनी आ गई? 6005। अब जैसे ये फाइंड हुई तो स्टूडेंट्स को ये लगा कि भाई आपके पास तो 600 पहले कॉस्ट आ रही थी पर यूनिट, अब 604 आ गई है, तो कॉस्ट तो ज्यादा आ गई, लेकिन इसमें अभी रिजेक्शन वाला पॉइंट रहता है। तो अब रिजेक्शन वाले पॉइंट पे आ गए। उसने खुद कहा हुआ, ये देखें, हमने ना पूरी लाइन ही पढ़ी थी, इसको पढ़े। ओवरहेड विल बी रिड्यूस टू 55% ऑफ द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ लेबर। पहले भी लेबर का था, अब भी लेबर का, पहले 60% लेबर का होता था, अब 55% लेबर का, इंक्लूडिंग द प्रीमियम। तो हमने प्रीमियम भी ऐड कर दिया, हमारे पास वो प्रीमियम का मतलब वो जो 25.4 ऐड किया था, इसलिए इसका 55% लिया, हम ओवरहेड का 55% ले रहे थे, पूरी लाइन ही पड़ी थी। अब आ गया जी रिजेक्शन वाली बात, यहां पर आए, वो कहते हैं कि जनाब रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 150। रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 150। तो आज हम आ जाते हैं जी लेबर, सॉरी रिजेक्शन। पुरानी रिजेक्शन कितनी है? 4167 और न्यू रिजेक्शन कितनी है? 3092। रिजेक्शन सेव कितनी होगी? रिजेक्शन सेव 10
तो कितनी कॉस्ट सेव होगी? आपको एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लग रही है? 604.05। जो यूनिट बनाए हैं उनके ऊपर ये कॉस्ट लगी होगी ना, और उसमें से 150 रुपए आपको रिकवर भी हो गया, 150 रुपए आपको रिकवर भी हो गया, 604.05 आपको कॉस्ट लग रही है, और जिसमें 150 आपका सेव हो गया। तो आपको नेट सेविंग पर यूनिट कितनी आ गई? 454.05। तो टोटल सेविंग, इतनी कॉस्ट आपको लगती है एक यूनिट के रिजेक्ट होने पे। इतने कम यूनिट रिजेक्ट हुए तो इनकी कॉस्ट आपकी सेव हो जाएगी। देखिए पहले यूनिट होते थे 6167, ऐसे ही है ना। अब आपके यूनिट रिजेक्ट होते हैं 1075। तो 1075 के ऊपर ये नेट कॉस्ट आपकी लगती थी। अब जब यूनिट कम इतने रिजेक्ट हुए तो इसका मतलब इतनी कॉस्ट आपकी सेव होगी। तो 1075 मल्टीप्लाइड बाय 5, 454.05, 488 105 जी जी। इसमें कॉस्ट सेव हुई है। हाँ वहाँ पे 600 लग रही है आपका यूनिट, ठीक है, यहाँ पे 604 लग रही है। हाँ उसका फैक्ट कितना है? देखिए मेन रिजेक्टेड यूनिट सेव हुए ना। इसका एक तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 600 माइनस 150 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 604.05 माइनस 150 से, ऐसे ही होगा ना। ये इसकी रिजेक्टेड कॉस्ट आ जाएगी, ये इसकी रिजेक्टेड कॉस्ट आएगी, दोनों की कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो हमारी कॉस्ट सेविंग आ जाएगी। ऐसे ही है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले देख लें कि कितने कम यूनिट रिजेक्ट हुए। नए प्रपोजल के अंदर हमारे पास इतने यूनिट रिजेक्ट नहीं हुए, इसका मतलब इतनी कॉस्ट हमारी पे सेव हो जाएगी। नए प्रोजेक्ट के ऊपर नए हिसाब से तो हमारा ये कॉस्ट लग रही है ना 604.05, ठीक है। तो ये दोनों तरीके ठीक है, ठीक होगी बात। अब ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? ये जो आप पर यूनिट फाइंड कर रहे हो ये कितने यूनिट्स के लिए है? 1 लाख यूनिट का है। और ये क्या है? ये 1 लाख यूनिट ये टोटल सेविंग है, टोटल सेविंग है। तो इसको 1 लाख पे डिवाइड कर देते हैं, 4.8 या 4.9 कर लें या 4.88 कर लें। 1075 देखें वो जो कॉस्ट है वो कितने यूनिट्स की है? 1 लाख यूनिट्स की है। या तो आप देखिए अगर आप टोटल कॉस्ट फाइंड करोगे तो सबको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 1 लाख से। 1 लाख से ये टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे क्योंकि वो ये कॉस्ट सेविंग है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, ये क्या है? इतनी कॉस्ट सेविंग है। तो जब हम माइनस करेंगे तो 1 लाख की टोटल कॉस्ट में से ही माइनस करेंगे। तो इसको भी अगर पर यूनिट में उधर लेकर जाना है तो ये 1 लाख पे डिवाइड करो। या दूसरा तरीका पहले आप ऐसा कर ले, अगर आपको उस तरह से इश्यू आ रहा है तो सिंपल टोटल कॉस्ट 604.05 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ऐसा ही होगा। तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी? 6040500 और कॉस्ट सेविंग 48810। ये माइनस करेंगे नेट कॉस्ट इनकर्ड, नेट कॉस्ट इनकर्ड 5991689। अब आपको ये कॉस्ट लग रही है 1 लाख यूनिट के ऊपर, इसको 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो 599.16 आ जाएगी। और अगर वही 4.88 उसके अंदर एडजस्ट कर देते तो वो भी क्या आ जानी थी? 59.99. तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम आ गई। तो अगर हम क्या कहेंगे कि भाई इसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, अप्लाइड या इंप्लीमेंट द न्यू वेज प्लान। अब इस क्वेश्चन में बात हुई रिजेक्शन वाला, यहां पर अच्छा कॉन्सेप्ट था कि हमने ये देखा कि हमारे कितने रिजेक्टेड यूनिट सेव हो गए, उसकी कॉस्ट उतनी माइनस कर देंगे। अब इसके अंदर आई कैप ने क्या किया हुआ है? आई कैप ने किया हुआ है जनाब, पिछली कॉस्ट उसकी पता कितनी आ रही है? 601 यूनिट की, टोटल 6 लाख। 6 लाख को इसके साथ माइनस किया, कहता है जनाब नए प्रोजेक्ट से इतनी कॉस्ट सेव हो जाएगी। उसने कॉस्ट सेविंग फाइंड की हुई है। तो अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे तो कॉस्ट सेविंग भी आ जाएगी, ठीक होगी बात।
चलें जी, ये सबसे अच्छा तरीका यही होता है पर यूनिट के साथ जाना, लेकिन पर यूनिट के जाने के लिए वही गलती हो जाती है जो आप यहां पर कह रहे थे कि हम इसको चाहिए तो यह था कि ये 454 पॉइंट उधर लिखते, लेकिन 454.05 वो इतने यूनिट्स की सेविंग है और हमने कंपेयर करने जा रहे हैं 1 लाख के यूनिट्स के साथ। चलिए जी, अगर इसका आई कैप का सॉल्यूशन दर्शन देखे तो उसने ये किया हुआ है, उसने मटेरियल की कॉस्ट सेविंग, लेबर कॉस्ट, इनकी सेविंग और कॉस्ट फाइंड करके ना, वो जो आप भी नेट करोगे तो इसके राउंड अबाउट ही वैल्यू आ रही होगी 65, 64 या 6। बाकी वर्किंग इसकी भी वही है, ये राउंड ऑफ का फर्क है, आप लोगों का ये जो अमाउंट है ना ये चेंज है बस उसकी और हमारी, बाकी सेम है सब। ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन ये कल पे मैंने रखा हुआ है, जनरल एंट्रीज लेबर की, वेरिएंस की। एक जनाब ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और आई कैप के हिसाब से ना, आई कैप ने टोटल लेबर के 6 सवाल दिए हुए हैं अपने इस बुक के अंदर, है तो ये भी पास पेपर वाली, लेकिन आई कैप आपका दिमाग चेक करेगा, वो कॉमन सेंस वाली चीजें हेर फेर करता है। कहता है इवैल्यूएट द ऑप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट contrast with the existing scheme and advise management about the most economical option। वही बात, ये भी प्योर लेबर का क्वेश्चन, वो आपको डिफरेंट वेज प्लान दे देगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए थोड़ा कॉन्शियस हो जाए। बात वही आ जाएगी, जो ओवरहेड है और जो लेबर है इसके रेट चेंज होते हैं, टाइम सेव होता है, और यानी टाइम सेम होता है। अब देखिए, मैं पहले इस क्वेश्चन करने से पहले ना थोड़ा सा एक बात बताता हूं। हुआ ये कि हमें ना लग रहा था 10 घंटे लग रहे थे पर यूनिट पे, ठीक है, हमने बनाने हैं 2000 यूनिट्स, और हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 15,000 आवर्स। बताओ इसमें कोई ओवर टाइम है या नहीं, कितना? 5,000। देखिए आपके पास टोटल आवर्स अवेलेबल 15,000 और रिक्वायर्ड 20,000, ओवर टाइम 5,000। कहता है जी ओवर टाइम का जो हमने प्रीमियम पे करना है ना वो प्लस 50% करना है। ओवर टाइम का जो प्रीमियम पे करना है ना वो प्लस 50% करना है। लेबर का ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं कहता, कहता ओवरहेड का रेट है। तो बता लेबर कैसे फाइंड करेंगे और ओवरहेड कैसे फाइंड करेंगे? लेबर फाइंड करने का क्या तरीका होगा? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट और 5,000 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट जो भी होगा, ये हमारी लेबर की कॉस्ट आएगी। ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आएगी? कितने घंटे काम हुआ, कितने घंटे काम हुआ, कितने घंटे काम हुआ? 20,000। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट। अगर वो पिछले सवाल के अंदर उसने कहा था कि जो ओवरहेड है उस पर भी प्रीमियम है, लेकिन अगर ओवरहेड में प्रीमियम नहीं है तो फिर उसके तो 20,000 घंटे काम हुआ है। एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन पे है, जरा हमने रिवाइज पॉलिसी कर दी। हमने कहा कि हमने ना ये जो 10 घंटे काम हो रहा है ना और 2000 यूनिट बन रहे हैं, हमने उसे कहा कि भाई साहब हमने आपको ना पीस वाइज रेट देना है, यूनिट वाइज देना है, 5 रुपए देना है, 6 रुपए देना, 7 रुपए देना, 10 रुपए देना है। अब मुझे बताओ इससे होगा क्या? टाइम एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पहले हम दे रहे थे पर आवर के हिसाब से उनको, अब हमने कहा भाई जितने यूनिट बनाओगे ना उतने ही पैसे देंगे। अब आपके ख्याल में क्या टाइम कम लगेगा ज्यादा? अब तो वो भाई साहब जल्दी जल्दी बनाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा यूनिट बनेंगे कम टाइम के अंदर उनको उतना फायदा है। अब लेबर तो आ जाएगी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, लेकिन ओवरहेड तो घंटों पर बेस कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि भाई ओवरहेड में कितने घंटे अब लगे, घंटे फिर भी फाइंड करने। किसके लिए? ओवरहेड्स के लिए। फिर वो कह देगा कि सपोज वो कह देगा कि भाई अब जब आपने काम करवाया ना तो इतनी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो हम नए घंटे निकालेंगे।
नया नंबर ऑफ आवर से हमें ये पता चलेगा कि भाई अब कितने घंटे लगे, क्योंकि हमने ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। सपोज दैट वो ये कह देता है कि भाई हमने ना आपको ना पैसे देने हैं फिक्स, आप जितना मर्जी टाइम लगाएं, हम आपको देंगे जनाब 16,000 घंटों के पैसे बस। आप चाहे 16,000 घंटे लगाएं, चाहे 18,000 घंटे लगाएं, चाहे 24,000 घंटे लगाएं, हमने आपको 16,000 घंटों का पैसा देना है, गारंटेड है ये। यानी हमारा तो हमारे हिसाब से तो 15,000 घंटे तो अवेलेबल, हम कहते ठीक है भाई काम चाहे आप करो, ओवर टाइम लगाओ ना लगाओ, हम आपको 16,000 घंटों का ये पैसे देंगे। पहले हम आपको दे रहे थे ना 60 रुपए, अब हम आपको दे देंगे 70 रुपए। वो कहते हैं इससे क्या हुआ कि वो जो टाइम पहले हमारा लग रहा था ना 20 घंटे, 20,000 घंटे, अब वो टाइम ना ओवर टाइम जो है ना वो आधा कम हो गया। ओवर टाइम कितना कम हो गया, इसका मतलब है पहले 5,000 ओवर टाइम लग रहा था, अब कितना लग रहा है 2,500। तो ओवरऑल कितना टाइम पर लगेगा हमारा 17,000, लेकिन हमने उसको लेबर को 16,000 घंटों के हिसाब से पे करना है। लेकिन ओवरहेड किसके ऊपर बेस कर रहे हैं, एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो एक्चुअल आवर्स कितने हुए होंगे 17,500, और हम कितने पे पे करेंगे, लेबर को पहले पे करेंगे 16,000 घंटों का, और ओवरहेड किस पे लेंगे 17,500, क्योंकि ओवरहेड का ताल्लुक तो मशीन आवर्स के साथ है, ओवरहेड का ताल्लुक तो वो बाकी चीजों के साथ है कि वहां पर मशीन के ऊपर तो घंटे जितने लगेंगे उतना ही रेंट उसका लगेगा, उतनी ही उसकी फ्यूल लगेगा, उतना ही उसका लुब्रिकेंट लगेगा। अब इस तरह का ही ये क्वेश्चन है, तो आए जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है ZL मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाईज फुटबॉल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कहता नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर 250 और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ 200। तो मुझे बताएं उसके पास कितने घंटे अवेलेबल है, वर्कर कितने हैं उसके पास 250, और स्टैंडर्ड आवर्स को कितना टाइम काम करते हैं, तो टोटल कितनी आवर्स उसके पास हैं 50,000। मतलब ये घंटे उसके पास है उसके अपने लेबर के पास। कहते हैं एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट 1.5, कहते एक यूनिट पे 1.5 घंटा लगता है, एक यूनिट पे 1.5 घंटा लगता है। ये ओरिजिनल लेबर का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा वेरी सी बात है, जब शुरू शुरू में बंदा सवाल करता है तो परेशानी होती है, लेकिन ये वह सवाल एक जैसे ही है, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट 1.5, कहते हैं स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 42, हम उसको 42 रुपया देते हैं एक घंटे का, और एक यूनिट में कितना टाइम लगता है 1.5, और वेरिएबल ओवरहेड पर आवर लगते हैं 70, सारा रोल ही इसका है। कहते कंपनी मैन्युफैक्चर 40,000 फुटबॉल, ओवर टाइम इज पेड एट द रेट ऑफ 75% प्लस। अब हमारा काम हो गया 40,000 फुटबॉल के लिए, बताओ टाइम कितना चाहिए होगा जब एक यूनिट पे 1.5 घंटा लगता है। क्लियर हो गया, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 50,000, ओवर टाइम है 10,000, ओल्ड ऑप्शन आ गई हमारे पास, एग्जिस्टिंग ऑप्शन क्या सवाल हो गया। एग्जिस्टिंग ऑप्शन में एग्जिस्टिंग ऑप्शन लेबर 50,000 घंटे हमारे पास थे, उसको हम नॉर्मल रेट पे करेंगे, और नॉर्मल रेट कितना बोला 42। ओवर टाइम 10,000 ओवर टाइम करवाएंगे, उसको 42 का कितना देंगे 1.75 ओवरहेड। ओवरहेड के बारे में उसने किसी जगह ये नहीं लिखा कि उसको एक्स्ट्रा देंगे, एक्स्ट्रा खर्चा होगा। मतलब पिछले सवाल के अंदर उसने कहा था ओवरहेड का भी प्रीमियम है, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या लेंगे 60,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 70 एक्चुअल आवर्स वर्क, ये आपकी आ गई कन्वर्जन कॉस्ट। तो लेबर और ओवरहेड को क्या बोलते होते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कितनी आ गई कन्वर्जन कॉस्ट टोटल, पहले बता दे लेबर की कितना 2100,000 735,000 कितना
445 4.5 million. 4.5 मिलियन। कितनी कॉस्ट आ गई? 733,000। ये तो हमें एग्जिस्टिंग ऑप्शन पे पड़ गई ना कॉस्ट। अब देखेंगे अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑप्शन ठीक है या उसकी जो नई पॉलिसी दे रहा है वो हमें वो ठीक है। नेक्स्ट पहला वेज प्लान आए जरा, ऑप्शन 1 कहता है इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम। पीस वेज सिस्टम का मतलब है जितने यूनिट बनाओ उतने आपको पैसे मिलेंगे, और किस हिसाब से मिलेंगे? कहते हैं इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट प्रोडक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम 65 टू 78। कहता है पहले वो किस एफिशिएंसी से काम कर रहे थे? 65% एफिशिएंसी से। अब किस एफिशिएंसी से काम करने लग जाएंगे? 78% से। ओके होगी बात? इसका मतलब है नंबर ऑफ आवर्स कम लगेंगे पहले से ज्यादा? कम लगेंगे। देखिए लेबर की तो पेमेंट ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन, सवाल इतना साफ सुथरा करो कि उसे जो चाहिए उसे मिल जाए। लेबर 40,000 फुटबॉल बनवाना है और एक फुटबॉल के ऊपर कितना पैसे दे रहे हैं हम? 72। कितनी अमाउंट आ गई? 2880। ओवरहेड के लिए हमें नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। ओवरहेड के लिए हमें नंबर ऑफ, जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ आवर्स लग रहे हैं वो पता कितने हैं? 60,000 घंटे थे। 50 तो अवेलेबल थे, लेकिन लगे कितने थे? 60,000, और वो थे 65% एफिशिएंसी के साथ। और अब 78% एफिशिएंसी में कितने घंटे लगेंगे? क्या करो जरा मल्टीप्लाई, किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 65 ओवर 78 या 78 ओवर 65? 65 ओवर 78। अब दूसरी बात याद रखें, एफिशिएंसी इंप्रूव होना तो वही परसेंटेज लेते होते हैं। एफिशिएंसी इंप्रूव हो तो, और अगर लेबर वेस्टेज हो तो वो 93 और 94 में। तो कितने आ गए आपके पास? मल्टीप्लाइड बाय 65 ओवर 78 मल्टीप्लाइड बाय 75। ये बात समझ लगी? ये जो 60 को 65 और 78 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आया नंबर ऑफ आवर्स, और एक आवर्स का रेट क्या है? कितनी अमाउंट आ गई? 3750। ये आ गई दूसरी ऑप्शन के साथ कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट 663000। डन। ऑप्शन नंबर 2 है जी। कहता है इंट्रोड्यूस मंथली ग्रोथ बोनस प्लान विद द ग्रांटेड वेजेस 48 पर आवर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.4 आवर पर यूनिट। कहता है भाई हम आपको 48 रुपीज पर आवर देंगे गारंटी, लेकिन आप टाइम पहले हम लगाते थे 1.5, आप लगाओ 1.4, यानी यूनिट बनाओ किस टाइम में? 1.4 के हिसाब से। इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि 40,000 फुटबॉल बनाओ 1.4 56,000 आवर के अंदर, इसकी हम गारंटी दे रहे। अब अगर उसके लगते हैं 65,000, खत्म, हमने 56 के देने। उसका लगता है 50 घंटे, उसके लगते हैं 40 घंटे, 40,000 45,000 जितने मर्जी लगते हैं, हमने उसको कितने की गारंटी दे दी कि 56,000 आर के हम पैसे पे करेंगे, और आप चाहे जितने घंटों में मर्जी बनाओ। चलो लेबर की तो पेमेंट आ गई 56,000 मल्टीप्लाइड बाय 48, लेकिन ओवरहेड तो आएंगे ना, एक्चुअल आवर्स वर्कड, वो उसमें तो नहीं कंप्रोमाइज हो सकता ना। आगे क्या कहता है? कहता है इस प्लान से, दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवर टाइम बाय 60%। कहते हैं इससे जो आपका पहले ओवर टाइम लग रहा था ना 10,000, वो कितना कम हो जाएगा? 60%, 4,000 रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन 2 कि लेबर को कितने पैसे देंगे? 56,000 की हमने गारंटी दी, और किस रेट के हिसाब से? 48 2688 और ओवर टाइम कितना लगा? सॉरी, आज वर्क हुए कितने ओवरहेड?
ये पता चला। ओ भाई पहले 60,000 घंटे लग रहे थे जिसमें 10,000 ओवर टाइम था, ओवर टाइम 60 से कम हो गया, तो बाकी रह कितना गया? क्योंकि इसका मतलब है ओवर टाइम कम होने का मतलब यह है कि जो नॉर्मल टाइम है वो काम हुआ है, इसलिए तो ओवर टाइम कम हुआ। मल्टीप्लाइड बाय ये ओवरहेड के लिए 54,000 निकाले हमने। अब उन्होंने काम किया 54,000 आवर्स के अंदर और हमने उनको पेमेंट कितनी की? 56,000, क्योंकि हमने कहा था कि भाई आप जितने टाइम में मर्जी बनाओ हम आपको इतनी पेमेंट करेंगे। कितनी अमाउंट होगी? 4050 कितना? 6738। लो जी, बेस्ट प्लान बताओ। एग्जिस्टिंग ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? एग्जिस्टिंग ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? एग्जिस्टिंग था 73। अच्छा, दोनों ऑप्शन तो पिछले एग्जिस्टिंग से बेहतर है। हाँ जी, तो ये हमारा लेबर का टॉपिक है। इसकी अब सिर्फ जर्नल एंट्रीज रहेगी, है तो उसकी एक ही एंट्री, वो हमने पढ़ी भी हुई है, एंट्रीज हमने पढ़ी हुई है 167 के अंदर, उसमें लेबर की एंट्री भी हमने पढ़ी हुई है। लेकिन इसमें अलग से अगर लेबर की एंट्री आ जाए तो उसमें कुछ ज्यादा चीजें आ जाती है, मतलब टैक्स डिडक्शन आ जाती है, कोई वर्कर वेलफेयर फंड का डिडक्शन आ जाती है, वो डिफरेंट डिडक्शन आ जाती है, तो फिर इंशाल्लाह कल इसको देखेंगे। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क है पहले ये 4 क्वेश्चन खुद से कर लिए, ठीक है, फिर उसके बाद अपने असाइनमेंट पे चले जाना है, मतलब वो पास पेपर पे आपने कम से कम 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आ जाएंगे, अटेम्प्ट जरूर करने हैं, उससे ये आपको फायदा। उसके अंदर 4 क्वेश्चन तो आपको ये भी मिल जाएंगे, मतलब 26 टोटल क्वेश्चन है हमारे, जिसमें से 4 तो हो गए, 4 आप 7 कल अटेम्प्ट करके आओगे, नहीं होंगे तो मैं फिर भी करवाऊंगा चाहे हो भी गया, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 8। फिर कल मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, फिर सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाएगी, ओवरऑल क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी।